स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है व्यापारिक बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके द्वारा साख का जो निर्माण किया जाता है, साख का जो सृजन किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन, उसकी कौन कौन सी लिमिटेशन से, कौन कौन सी सीमाएं हैं, उसको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, वो किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं। साख निर्माण की जो उनकी प्रक्रिया है उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण की जो प्रक्रिया है वो देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने देखा था कि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो साख का निर्माण किया जाता है वो मुख्य रूप से दो तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो व्यावसायिक बैंकों के पास में प्राथमिक जमाएं कितनी है, ठीक है, प्रारंभिक जमाएं, प्राइमरी डिपॉजिट्स कितनी है, और दूसरा उन जमाओं का कितना भाग बैंक अपने पास में नकद रूप में रखता है, मतलब CRR कितना है। इन दोनों तत्वों के ऊपर साख सृजन निर्भर करता है। ठीक है, साख निर्माण की प्रक्रिया का अगर हम उदाहरण देखें, ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया था कि बैंकों की अगर प्राथमिक जमाएं कितनी है, 10,000 रुपए हैं और नकद कोष कितना है, 10% है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि व्यावसायिक बैंक जो है वो साख का निर्माण अधिक करेंगे या कम करेंगे। अगर प्राथमिक जमाएं, ये प्राथमिक जमाएं जितनी अधिक होगी साख का निर्माण क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इसी तरीके से बैंक अपने पास में जो नकद रूप में रखते हैं, ये अनुपात जितना कम होगा, बैंक अपने पास में नकद रूप में कम रखेंगे, और अपने पास में कम रखेंगे इसका मतलब वो उधार ऋण अधिक देंगे, और ऋण अधिक देंगे तो साख का निर्माण क्या होगा, कम होगा। तो मुख्य रूप से साख निर्माण जो होता है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया को हमने समझने का प्रयास किया था। अब साख निर्माण जो ये किया जाता है वो कम होगा या ज्यादा होगा, उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो का ये जो टॉपिक आपको साख गुणक क्या होता है वो भी आना चाहिए। साख गुणक को हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 नकद कोष करके। ठीक है, अगर नकद कोष कितना है, 10%, ठीक है, 1/10% को हम कैसे ले सकते हैं, 10/100। तो ये हमारा हो जाएगा 100/10 = 10। इसका मतलब नकद कोष अगर 10% है तो साख गुणक जो है वो कितना होगा, 10 गुना होगा। और अगर नकद कोष माना कि 20% है तो साख गुणक कितना हो जाएगा, 1/20%। ठीक है, 20% को हम कैसे ले सकते हैं, 20/100। तो ये हो जाएगा 100/20 = 5। इसका मतलब क्या हो गया, नकद कोष अगर 10% से बढ़ के 20% हो जाए तो जो साख गुणक है वो 10 से कम होकर कितना हो गया, 5। इसका मतलब नकद कोष अधिक होने पर साख गुणक का मान क्या होगा, कम। साख गुणक का मान कम होने का मतलब साख का जो निर्माण है वो क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, इसकी जो सीमाएं हैं उसको हम एक एक पॉइंट लेके समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, चलन मुद्रा की मात्रा। ठीक है, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा जो लेन देन करने के लिए मुद्रा जारी की जाती हैं, भारत के संदर्भ में जैसे रिजर्व बैंक के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, चलन मुद्रा की मात्रा। तो जिस देश में चलन मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, मतलब उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जितनी ज्यादा मात्रा में करेंसी निर्गमित की जाएगी, नए नोट जितनी मात्रा में ज्यादा छापे जाएंगे, वहां पे बैंकों के पास में जो लेन देन होगा वो उतना ही अधिक होगा। और बैंकों से अगर लेन देन अधिक होगा मतलब लोग अपना पैसा अधिक मात्रा में बैंकों में अगर जमा कराते हैं, निकालते हैं, तो वहां पे बैंकों की जो साख निर्माण की क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी। इसके विपरीत अगर हम देखें, जिस देश में चलन में मुद्रा की मात्रा कम है, ठीक है, लोग लेन देन करने के लिए मुद्रा का अगर कम प्रयोग करते हैं, तो वहां पे व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की जो क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, मुद्रास्फीति एवं संकुचन। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो चलन में मुद्रा की मात्रा है वो अधिक होती है, और जब चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो व्यापारिक बैंकों के पास में जमाएं बढ़ेगी, और व्यापारिक बैंकों के पास में जमाएं जितनी अधिक होगी, व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण की जो शक्ति है उतनी ही अधिक होगी। संकुचन या मंदी की स्थिति अगर हम बात करें तो संकुचन में क्या होता है, लोगों के पास में जो पैसा है
कम है मतलब वो कम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं की मांग वो कम करते हैं, और वस्तु एवं सेवाओं की मांग अगर वो कम करेंगे, बैंकों के पास में पैसा कम जमा होगा, तो साख निर्माण की क्षमता है वो क्या होगी, कम। तो मुद्रा स्फीति में साख का निर्माण अधिक होगा और मुद्रा संकुचन की स्थिति में साख का निर्माण कम होगा। फिर तीसरा है मुद्रा को नकद रखने की प्रवृत्ति, ठीक है। जिस देश में लोग क्या करते हैं, अपने पास में नकद मुद्रा कम रखते हैं, अपने पास में नकद मुद्रा कम रखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो बैंकों के पास में अधिक पैसा रखते हैं, मतलब बैंकों की जमाई क्या होगी, बढ़ेगी। और बैंकों की जमाई मतलब बैंकों के पास में जितना ज्यादा पैसा जमा होगा, साख का निर्माण उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब क्या हो गया, लोगों में नकद रखने की जो प्रवृत्ति है, वो लोग अपने पास में कम पैसा रखते हैं नकद रूप में, इसका मतलब बैंकों के पास में वो अधिक रखेंगे और इससे साख का निर्माण क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। साख निर्माण का मतलब क्या हो गया कि बैंकों की साख और मुद्रा की जो नीति है, ठीक है, उधार देने की जो प्रवृत्ति वो एक तरह से क्या होगी, ज्यादा, जितनी ज्यादा जमा होती हैं उतनी एक तरह से वो क्या करेंगे, अधिक मात्रा में उधार दे पाएंगे। फिर अगला पॉइंट अगर हम देखें, नकद कोष अनुपात, ठीक है, CRR। अब देखिए, व्यावसायिक बैंकों के पास में जितना भी पैसा लोग जमा कराते हैं, उसका एक निश्चित भाग जो है बैंकों को क्या करना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास में रखना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं, CRR, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बैंक में अगर 10,000 रुपए जमा कराए हैं और CRR कितना है, 10%, इसका मतलब 10,000 का 10% 1,000 नकद कोष के रूप में रखा जाएगा, और जो बाकी बची हुई 9,000 रुपए की राशि है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न जमा कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, वो एक तरह से क्या करेगा, उधार दे दी जाती है, ठीक है। तो नकद कोष अनुपात जितना अधिक होगा, नकद कोष अनुपात ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, बैंक अपने पास में नकद रूप में अधिक रखता है, और बैंक अपने पास में नकद रूप में अधिक रखता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो उधार कम दे पाएगा, ऋण कम दे पाएगा, और ऋण कम दे पाएगा तो साख निर्माण क्या होगा, कम। यदि बैंक अपने पास में कम रखता है, ठीक है, नकद कोष अगर बैंकों का कम है, जितना कम है अपने पास में वो नकद कम रखेंगे तो उधार ज्यादा दे पाएंगे, जिससे साख निर्माण क्या होगा, बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी। ठीक, जो साख नीति है, क्रेडिट पॉलिसी, वो किसकी होती है, किसी भी देश में जो केंद्रीय बैंक होता है उसकी होती है। जैसे भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, RBI, ठीक है। तो RBI या जो केंद्रीय बैंक है वो किस प्रकार की साख नीति को अपनाते हैं। साख नीति सस्ती भी हो सकती हैं और महंगी भी हो सकती हैं। सस्ती का मतलब क्या हो गया कि ब्याज की दरें क्या है, कम, और ब्याज की दर अगर कम है तो लोग क्या करेंगे, एक तरह से उधार ज्यादा लेंगे, उधार ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, साख का निर्माण अधिक होगा। और महंगी मुद्रा नीति है मतलब ब्याज की दरें क्या हैं, अधिक हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे केंद्रीय बैंक की कौन कौन सी नीति आ जाती है इसमें, बैंक दर आ जाती हैं, खुले बाजार की क्रिया आ जाती हैं, CRR SLR आ जाता है। इन सभी माध्यम से अगर वो साख का संकुचन करने का प्रयास करता है, साख में कमी का प्रयास करता है, तो साख निर्माण क्या होगा, उतना ही कम होगा। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, जमानतों की उपलब्धता। कोई भी व्यापारिक बैंक अगर लोगों को उधार देता है तो उधार देने के बदले में वो क्या करता है, जमानत के तौर पर अपने पास में कोई उस ऋणी की चीज रखता है। जैसे कि उसकी जमीन के कागजात हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं, सोना चांदी, ठीक है। तो जमानत के आधार पर एक तरह से क्या करते हैं, व्यावसायिक बैंक ऋण देते हैं। तो जिस बैंक के पास में जमानत जितनी अधिक श्रेष्ठ होगी उतना ही वो अधिक मात्रा में ऋण देंगे, अधिक मात्रा में ऋण देंगे तो साख का निर्माण भी क्या होगा, अधिक होगा। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, व्यापार एवं उद्योग की प्रगति। किसी भी देश में व्यापार स्थिति की अगर हम बात करें, उद्योगों की बात करें, तो जिस देश में व्यापार और उद्योगों का विकास जितना अधिक होगा, तो व्यापार और उद्योग का विकास ज्यादा होगा, तो व्यापारी वर्ग, उद्योग वर्ग क्या करते हैं, बैंकों के साथ में लेन देन ज्यादा करते हैं। मतलब लेन देन जो भुगतान किया जाता है, जो प्राप्त होता है, वो बैंकों के माध्यम से प्राप्त होगा। साथ ही साथ उनको अधिक मात्रा में पैसों की आवश्यकता है,
तो वो मांग करेंगे, ऋणों की मांग करेंगे, और ऋणों की मांग की पूर्ति किसके द्वारा होगी? व्यावसायिक बैंकों के द्वारा होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस देश में व्यापार एवं उद्योगों का विकास होता है, प्रगति होती है, वहाँ के जो उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग हैं, ठीक है, वो अधिक साख की मांग करेंगे, और अधिक साख की मांग करेंगे इसका मतलब व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण की जो क्षमता है वो क्या होगी? बढ़ेगी। फिर अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय बैंक के पास बैंकों के सुरक्षित कोष, ठीक है, जो हमने ऊपर देख लिया था सीआरआर की जो हमने बात की थी। इसी तरीके से अगर हम एसएलआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कुल जमाएं होती हैं उसका एक भाग एक नकद अनुपात के रूप में बैंक अपने पास में रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एसएलआर। और बैंक अपने पास में जितना कम रखेंगे उतना ही वो ज़्यादा उधार देंगे, साख निर्माण क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक जमाओं की मात्रा, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स, या हिंदी में जिनको हम प्रारंभिक जमाएं भी कह सकते हैं। तो जिन बैंकों के पास में या व्यापारिक बैंकों के पास में जितना ज़्यादा पैसा नकद रूप में जमा होगा, प्राथमिक जमाएं जितनी अधिक होगी उतना ही वो अधिक ऋण दे पाएंगे, और साख निर्माण क्षमता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। जिन बैंकों के पास में प्राथमिक जमाएं कम हैं, ठीक है, व्यापारिक बैंकों के पास में लोग अगर कम पैसा जमा कराएंगे तो उधार कम दे पाएंगे, जिससे साख निर्माण क्षमता क्या होगी? कम होगी। फिर आर्थिक विकास का स्तर, अभी हमने ऊपर देखा था उद्योग और व्यापार का अगर विकास होता है तो देश का जो आर्थिक विकास है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। आर्थिक विकास बढ़ने का मतलब क्या हो गया? जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो व्यापार है, उद्योग है, कृषि है, खनिज है, इन सभी से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, और इन सभी से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है मतलब अधिक मात्रा में आय की प्राप्ति हो रही है, तो साख निर्माण क्षमता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो विकसित देश होते हैं वहां पे आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होने के कारण, ठीक है, वहां के जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अधिक साख का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं। फिर अगला हमारा पॉइंट है राजनीतिक दशाएं, ठीक है, जिस देश में राजनीतिक शांति पाई जाती है, सुरक्षा होती है, ठीक है, आर्थिक स्थिरता पाई जाती है, उतार चढ़ाव कम देखने को मिलते हैं, तो वहां पे साख निर्माण की जो क्षमता है वो क्या होगी? अधिक होगी। फिर है सट्टे की प्रवृत्ति, ठीक है, सट्टे की प्रवृत्ति का मतलब अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उन उतार चढ़ावों से फायदा उठाने के लिए, ठीक है, लोगों में अगर सट्टे की प्रवृत्ति अधिक है तो वो क्या करेंगे? अगर वो सोचते हैं कि ब्याज दर भी कम है, भविष्य में ब्याज की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे? अधिक साख की मांग करते हैं, ठीक है, जिससे बैंक क्या करेंगे? अधिक से अधिक मात्रा में ऋण देंगे, और अधिक से अधिक मात्रा में ऋण देने का मतलब क्या हो गया? अधिक से अधिक साख का निर्माण हो रहा है। फिर लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का दृष्टिकोण किस प्रकार से है? आशावादी है, ठीक है, वो सोचते हैं कि आने वाला जो समय है वो अच्छा होगा, उज्जवल भविष्य होगा, तो इस स्थिति में वो क्या करते हैं? वस्तुओं की खरीदारी अधिक करेंगे, वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे, जिससे साख निर्माण क्या होगा? अधिक होगा। और अंतिम पॉइंट हमारा है अंतरराष्ट्रीय ऋण, ठीक है, अगर कोई देश विदेशों से ऋण लेता है और उस विदेशी ऋण का जो प्रयोग है वो कहाँ पे करता है? उत्पादक क्रियाओं में, जैसे कि उद्योग है, कृषि है, व्यापार है, इन सभी के विकास के लिए अगर प्रयोग करता है तो उस देश में उद्योगों का, कृषि का, व्यापार का विकास होगा। उद्योग, कृषि, व्यापार का अगर विकास होता है तो वहां पे मतलब जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो अधिक साख की मांग करेंगे, और अधिक साख की मांग करेंगे इसका हम कह सकते हैं कि साख का निर्माण अधिक होगा, ठीक है। तो विदेशों से ऋण लेकर अगर कोई देश कृषि, उद्योग, व्यापार विकास के लिए उसका प्रयोग करता है तो साख निर्माण अधिक होगा। और इसके विपरीत मतलब कि विदेशों से कम मात्रा में ऋण प्राप्त हो रहा है तो उस देश की जो साख निर्माण क्षमता है वो क्या होगी? कम होगी। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने देखा था, ये आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र वाला पेपर है या फिर वित्तीय अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो नाम दिया गया है, और ये बीए और बीकॉम का जो सिलेबस होता है उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं और उनकी साख सृजन की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, या केवल हमको प्रश्न पूछ लिया जाए व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का जो निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए, साख निर्माण की कौन कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है, उन सभी का आंसर हमको ये पॉइंट लिखने, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से इनको हमको कम ज्यादा करके लिखना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।